हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुके। प्रीवियस वीडियो में हम एक रिव्यू किए हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला और उन्होंने जो मॉडल एटॉमिक मॉडल दिए थे उसके बारे में। और ये स्कैटरिंग फार्मूला, रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला जो हम डिराइव करने वाले हैं उसका कुछ असम्पशंस जो उन्होंने किए थे वो असम्पशंस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो मैं प्रीवियस वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि इसको ये जो स्कैटरिंग फार्मूला को दो पार्ट में हम डिराइव करेंगे। एक है डेरिवेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर एंड दूसरा है फॉर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का डेरिवेशन करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर, determination of impact parameter। इसको सिंबलाइज किया जाता है स्मॉल बी लेटर में। तो क्या है ये इम्पैक्ट पैरामीटर, मैं बोलूँगा। असम्पशन में हम एस्यूम कर चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के तरफ अप्रोच करेगा वो हाइपरबोलिक पाथ में अप्रोच करेगा। सपोज इन दिस पाथ देयर इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस, और ये इस पाथ में अल्फा पार्टिकल जा रहा है। अल्फा पार्टिकल, इसका इनिशियल वेलोसिटी सपोज v0 और इसका मास है सपोज m, और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, सपोज दैट इज इक्वल टू z1 into e। z1 is its atomic number and e charge of इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और ये न्यूक्लियस, इसका चार्ज सपोज Z2 into E। सो m मास का अल्फा पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी v0 में न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा है हाइपरबोलिक पाथ। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो टारगेट न्यूक्लियस और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। तो जब ये न्यूक्लियस के नियरर हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये न्यूक्लियस नहीं होता तो ये सीधे चला जाता। अगर सिंस न्यूक्लियस इज देयर इट विल अंडरगो रिपल्सन, कूलम्स रिपल्सन, एंड it adopts a hyperbolic path like this। ऐसा एक पाथ में चला जाएगा। मतलब ये जो ओरिजिनल पाथ था ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ये फाइनल डायरेक्शन है। ये दोनों के बीच में जो एंगल बना इसको हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोलते हैं। एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो इस पाथ में वो स्कैटर हो गया।
अभी now we'll discuss how its energy changes. its मतलब अल्फा पार्टिकल का, how there is change in energy of alpha particle, how its linear momentum changes, how its angular momentum changes, and then expression for impact parameter. मतलब while determining impact parameter we have to discuss these three things: change in energy, change in momentum मतलब linear momentum, and change in angular momentum. तो पहले चेंज इन एनर्जी देखते हैं। जब ये अप्रोच कर रहा था अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ, इसका इनिशियल एनर्जी कितना होगा? ये तो काइनेटिक एनर्जी होगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा ई अल्फा इज इक्वल टू हाफ एम वी जीरो स्क्वायर। जब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को आ जाएगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब ये अल्फा पार्टिकल ये जब अप्रोच करेगा, सपोज ये मैं एक डिफरेंट फिगर लेता हूँ, ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस ये अल्फा पार्टिकल जो अप्रोच कर रहा था, ये अल्फा पार्टिकल क्या होगा जब कूलम्ब रिपल्सन होगा या हेड एंड कलिजन होगा, उसका हेड एंड कलिजन मतलब फेस टू फेस कलिजन होगा, तो ये यहाँ से बैक करेगा। सपोज ये डिस्टेंस और न्यूक्लियस के डिस्टेंस के न्यूक्लियस में जो मैक्सिमम यहाँ तक ये आ पाएगा, उसके बाद नहीं जा पाएगा, क्योंकि it will be strongly repelled by the nucleus. Alpha particle will be strongly repelled. Suppose this distance is d, then this distance d is called the distance of closest approach. It is the smallest distance between nucleus and the alpha particle. यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। ये कब होगा? जब हेड एंड कलिजन होगा, मतलब फ्रंट टू फ्रंट कलिजन होगा। And when it is approaching the nucleus with a distance of closest approach, at that time when it reaches this point, suppose this point is P. At point P, it is scattered back and the distance is d. At this point, it just comes to rest and is deflected back. मतलब ये काइनेटिक एनर्जी उसका इतना था पहले, तो जब थोड़ा रेस्ट को आया फिर बैक किया, तो वो ट्रांजिशन पीरियड जो है, काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जब वो रेस्ट को आया, रेस्ट आने के बाद मतलब जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में पहुंच गया, तो उस वक्त वो जो काइनेटिक एनर्जी इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। किस टाइप का पोटेंशियल एनर्जी? ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, सो देयर विल बी रिपल्सन एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द electrostatic potential energy between the nucleus and the alpha particle, because for a certain moment it comes to rest. Therefore this half mv0 square is equal to electrostatic potential energy.
ये कब होता है? जब अल्फा पार्टिकल और इसके बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसी वक्त ही होता है, बाकी वक्त नहीं होता। ये फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ये इक्वेशन। रिमेंबर, आई एम रिपीटेडली सेइंग दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ओनली। तो हाफ एम वी ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z1e, मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज, इंटू Z2e मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हाफ एम वी ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, और हाफ एम वी ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सपोज यहाँ तक है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद अल्फा पार्टिकल आगे जाएगा तो क्या होगा? सपोज एनी डिस्टेंस आर, तो उस वक्त क्या होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो जाएगा। यहाँ हेड एंड कॉलिजन में क्या हो रहा है? वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से बैक कर रहा है, उसी वक्त वो मोमेंटरीली रेस्ट को आ रहा है। उस देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में 100% काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हेड एंड कॉलिजन नहीं होगा तो क्या होगा? और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से आगे जाएगा तो क्या होगा? सपोज एनी डिस्टेंस आर, सपोज दी, रिमेंबर दो चीज़ें रिमेंबर करो कि सपोज कलीजन हेड एंड कलीजन नहीं है, मतलब वो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है, 180 डिग्री एंगल में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, अलग कोई एंगल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो एट दैट मोमेंट सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, सपोज यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज आर है, तो अब भी ये कलीजन हेड एंड कलीजन नहीं, तो अब भी ये जो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगा? कैसे कन्वर्ट होगा? इसका टू वेज में कन्वर्सन होगा। इसका आधा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा और आधा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी becomes the sum of final kinetic energy and potential energy. That means partly it becomes kinetic energy and partly becomes potential energy. मतलब final energy of the alpha particle is the sum of kinetic energy and potential energy when the distance is r. That means it is not distance of closest approach and not head on collision. उसी वक्त हम लिख सकते हैं हाफ एम वी ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस Z1 Z2 ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। डिस्टेंस आर के लिए एक्सप्रेशन इतना होगा, मार्क करो। और ये है कलीजन के बाद
velocity. So this is the kinetic energy after collision. This is the kinetic energy before collision. So kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision plus potential energy after collision. So ये दोनों इक्वेशन के बीच में ये है डिफरेंस. ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हेड ऑन कलिजन के लिए है, ये और कोई डिस्टेंस जो कि हेड ऑन कलिजन नहीं है. तो ये दोनों इक्वेशन, ये हुआ चेंज ऑफ एनर्जी. अभी चेंज इन मोमेंटम के बारे में डिस्कशन करते हैं. चेंज इन मोमेंटम. अच्छा, ये अल्फा पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनिशियल मोमेंटम अल्फा पार्टिकल का क्या होगा. सपोज आई एम राइटिंग पी आई इज इक्वल टू mv0. तो ये जो डिफ्लेक्शन होने के बाद, थीटा एंगल में डिफ्लेक्शन होने के बाद, सपोज इसका मोमेंटम pf है, फाइनल मोमेंटम pf. ये pf भी mv0 होगा. क्यों? सपोज कलिजन होने के बाद, कलिजन होने से पहले न्यूक्लियस रेस्ट में था, तो न्यूक्लियस का मोमेंटम 0. ओनली किसका मोमेंटम? अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम प्लस न्यूक्लियस का मोमेंटम 0. कलिजन होने के बाद भी न्यूक्लियस रेस्ट में ही रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस इतना हैवी है. एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, द न्यूक्लियस इज सो हैवी दैट it has no recoil velocity. It is also an assumption. लगता है मैं assumption में इसको नहीं बोला हूँ, मगर ये भी एक assumption है. Nucleus is so heavy that after collision it does not recoil. That means its recoil velocity is 0. Therefore, it has also no momentum after collision. So only alpha particle has momentum and it has no momentum. Therefore, the initial momentum is suppose pi, final momentum is pf, then mv0. तो उसके बाद भी mv0. क्यों mv0? Because of conservation of angular momentum. Due to conservation of angular momentum before collision should be equal to momentum after collision. So the magnitude of pi should be equal to magnitude of pf. Right? And but one thing you mark here, the direction of pi, this is the direction of pi, initial momentum, and this is the direction of pf. So pi and pf, they differ only in their directions, but they do not differ in their magnitude. So pi is equal to pf is equal to pi is equal to pf is equal to mv0. Now let me find out the resultant of pi and pf. देखो, ये है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल एंड that is Coulomb's repulsion. So Coulomb's repulsive force will be along this direction. This is the direction of Coulomb's repulsive force. And the momentum, suppose this is the direction of resultant momentum, delta pi, I am right. This is the direction of resultant moment. This is pi, मतलब it is pi, and this is the direction of pf. This angle is theta.
compare two diagrams. So the resultant will be along this, suppose this is delta p, right? I am drawing parallel with this, I am completing a parallelogram. So this is pf. Similarly this will be pi. This angle is theta, then this total will be pi minus theta, right? This total will be pi minus theta. So this is pi minus theta by 2 and this is pi minus theta by 2. हो गया टोटल पाई माइनस थीटा। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मैं ये पॉइंट ए से बी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। सपोज दिस पॉइंट इज सपोज एल, तो ए एल हो गया परपेंडिकुलर on BD. You mark here this and this line are parallel to each other. This angle is theta, then this total will be theta, right? Parallel line, ये थीटा हुआ तो ये थीटा हो जाएगा। अभी we know that its magnitude, पी का मैग्नीट्यूड और पी एफ का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो ये एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल बन गया। आइसोस्केल्स ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो उसको बाइसेक्ट करता है, राइट? मतलब एल डी इज इक्वल टू बी एल, मतलब बी एल इज हाफ ऑफ बी डी, बी एल इज हाफ ऑफ बी डी। और ये एंगल को भी बाइसेक्ट करे, मतलब ये हो जाएगा थीटा बाई 2, ये हो जाएगा थीटा बाई 2, राइट? तो अभी ये जो ट्रायंगल बना ए बी एल बी राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये ए एल बी राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइन थीटा बाई 2 निकालते हैं। साइन थीटा बाई 2 कितना होगा? ये एंगल बी एल बाय ए बी, बी एल बाय ए बी, राइट? ए बी क्या है? पी आई का मैग्नीट्यूड है, तो ए बी पी आई का मैग्नीट्यूड है। और बी एल हाफ ऑफ बी डी, हाफ ऑफ बी डी, हाफ ऑफ बी डी। बी डी किसका मैग्नीट्यूड है? रिजल्टेंट मोमेंटम। रिजल्टेंट मोमेंटम को हम लिखे हैं डेल्टा पी, हाफ ऑफ डेल्टा पी बाय पी है। एक्चुअली डेल्टा पी क्या होगा? एक्चुअली डेल्टा पी क्या होगा? ये जो ए बी डी ट्रायंगल है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? पी आई प्लस डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ। ट्रायंगल लॉ, पी आई प्लस डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एफ, triangle law of vector addition. So this implies delta p is equal to pf minus pi. ये है डेल्टा p, resultant momentum. So half of resultant momentum by pi, or we can write delta p is equal to ये 2 pi sin थीटा बाय 2। मगर पी आई हमारा एम भी 0 है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2m भी 0 साइन थीटा बाय 2। ये है चेंज इन मोमेंटम या रिजल्टेंट मोमेंटम का एक्सप्रेशन। इसको इक्वेशन स्टूडेंट्स अगेन वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो ये जो मोमेंटम चेंज होता है किसके वजह से हो रहा है?
फोर्स के वजह से। कौन सा फोर्स? फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, दैट इज कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स। दैट कूलम्ब्स रिपल्सन कजेस चेंज इन मोमेंटम। तो वो जो चेंज इन मोमेंटम और फोर्स के बीच में हम एक रिलेशन निकालेंगे। तो ये है फोर्स का डायरेक्शन, ये है चेंज इन मोमेंटम या रिजल्टेंट मोमेंटम का डायरेक्शन। ये दोनों के बीच में सपोज एंगल फाई है, राइट। तो इसको, ये जो एफ को हम रिजल्व करेंगे, एफ को जो रिजल्व करेंगे तो एक डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो होगा एफ कॉस फाई, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये होगा एफ साइन फाई, राइट। फिर ये जो अल्फा पार्टिकल आगे चला है, सपोज यहां चला है, तो ये बन जाएगा आर, ये एफ हो गया, तो ये एंगल फाई होगी। तो इसको फिर रिजल्व करेंगे तो ये एफ कॉस फाई और एफ साइन फाई, तो ऐसा चलता जाएगा। तो देखो ये एफ साइन फाई, एफ साइन फाई, हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हाइपरबोलिक पाथ का जो टाइम के साथ वेरी होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हम ऐड करते जाएंगे। तो देखो एफ कॉस फाई सेम डायरेक्शन है, सभी जगह में एफ कॉस फाई एक ही डायरेक्शन में रह जाएगा, बाकी एफ साइन फाई सब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो एफ साइन फाई ये जो सब कैंसल हो जाएगा, तो हमारा जो इंटीग्रेशन बनेगा एफ साइन फाई डी टी, ये जीरो हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो मोमेंटम होगा वो किसके साथ इक्वल होगा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ डी टी के साथ। हमारा न्यूटन्स लॉ बोल रहा है कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है, तो डेल्टा पी क्या होगा? एफ इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ होल पाथ के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एफ डेल्टा टी के एफ डी टी, उसके जगह माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। मगर एफ डी टी का दो कंपोनेंट्स, एफ कॉस फाई, एफ साइन फाई, मगर एफ साइन फाई हैज नो कंट्रीब्यूशन, सो वी कैन राइट इट एज एफ कॉस फाई डी टी। समझ में आए? तो ये चेंज इन मोमेंटम एफ कॉस फाई डी टी का इंटीग्रेशन इन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो है उसके साथ इक्वल है। तो मैं यहाँ पर उसको लिखता हूँ। तो हमारा डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ कॉस फाई डी टी, इसको मैं इक्वेशन 4 मानता हूँ, वो था 3 में। अभी हमारा डिस्कशन हो गया चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एनर्जी। नाउ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या बनता है देखते हैं। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर जब वो इनिशियल वेलोसिटी v0 में है और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इम्पैक्ट पैरामीटर के साथ सेम है, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा m v0 इंटू बी। मोमेंटम ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो जब r डिस्टेंस होगा उस वक्त एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? m v r, बट हमारा v क्या है? r इंटू एंगुलर वेलोसिटी,
लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें मैं आर ओमेगा लिख लूँ तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये है कलिजन के बाद एंगुलर मोमेंटम, ये कलिजन से पहले एंगुलर मोमेंटम। तो कलिजन से पहले एंगुलर मोमेंटम, कलिजन के बाद एंगुलर मोमेंटम दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये इलास्टिक कलिजन है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमको बोलता है एम आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एम वी ज़ीरो बी। तो हमारा एम एम कैंसिल हो गया, तो ओमेगा क्या बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी ज़ीरो बी बाय आर स्क्वायर, और 1 बाय ओमेगा क्या बनेगा, आर स्क्वायर बाय वी ज़ीरो बी। राइट, तो ये हो गया इक्वेशन 5। फर्दर वी नो दैट ओमेगा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाई है। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो 1 बाय ओमेगा क्या होगा, डी टी बाय डी फाई। ये 6th इक्वेशन बन। तो ये 5th और 6th को मार्क करेंगे तो हमारा 1 बाय ओमेगा इज इक्वल टू डी टी बाई डी फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई वी ज़ीरो बी। मतलब ये 5 और 6 में से हम लिख सकते हैं डी टी बाई डी फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय वी ज़ीरो बी। राइट, ये हो गया सपोज इक्वेशन 7। राइट, अब भी हम ये इक्वेशन को जाते हैं, फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, हाँ कैसे लिख सकते हैं, फोर्थ इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन लिमिट मैं बाद में दूंगा, f cos फाई इसको डी टी बाई डी फाई इंटू डी फाई ऐसे लिख सकता हूँ, मार्क कर। तो यहाँ मैं वेरिएबल डी फाई को चेंज करना चाहता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अभी है सब। नाउ मैं क्या करता हूँ, ये जो डी टी बाई डी फाई के जगह इक्वेशन 7 डाल देता हूँ। लेट अस सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 7 इन दिस। तो क्या बन जाएगा ये एक्सप्रेशन, डेल्टा पी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, नहीं ये चेंज हो जाएगा, एफ कस फाई आर स्क्वायर बाय वी ज़ीरो बी डी फाई। अभी वेरिएबल क्या हो गया भाई, उस वक्त टाइम था वेरिएबल। राइट, तो ओ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चेंज हो रहा था। तो अभी एंगल बन गया फाई, तो फाई कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, थोड़ा डायग्राम को जाते हैं। डायग्राम में देखो फाई, ये फाई कहाँ तक आ सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, और इस डायरेक्शन में कहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ तक आ सकता है। तो ये लाइन है, ये तो ओरिजिनल लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये तो थीटा है, ये थीटा हुआ तो ये हो गया पाई माइनस थीटा, और ये हो पाई माइनस थीटा बाई 2, ये पाई माइनस थीटा बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2 तक हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, जो फाई जो वेरिएबल है उस टर्म को इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं,
बाकी सबको बाहर ले जाते हैं। तो डेल्टा पी के जगह इक्वेशन 3 डाल देते हैं। इक्वेशन 3 में क्या है, 2m v0 साइन थीटा बाई 2m v0 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एफ बाई v0 b। इसको भी बाहर ले आते हैं, v0 b। फिर इंटीग्रेशन माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 ये प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2 अंदर रह गया cos फाई डी फाई। तो अभी देखो, हम ये जो आर स्क्वायर एफ है, हम कुलम्स लॉ ऑफ रिपल्सन, कुलम्स लॉ से जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z1 E इंटू Z2 E बाय आर स्क्वायर। तो हमारा आर स्क्वायर एफ कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर एफ हो जाएगा Z1 Z2 E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो आर स्क्वायर एफ है, इसको लेकर यहाँ डाल देते तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा 2m v0 साइन थीटा बाई 2m v0 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर एफ की जगह Z1 Z2 E स्क्वायर Z1 Z2 E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v0 b इंटीग्रेशन माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2 cos फाई डी फाई। राइट, तो ये v0 को इस तरफ ले आते हैं तो हमारा हो जाएगा 2m v0 स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू Z1 Z2 E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। और ये cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन है साइन फाई माइनस पाई माइनस थीटा बाई 2 से प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2। तो इसको इंटीग्रेशन लिमिट्स पुट करने के बाद हमारा हो जाएगा 2m v0 स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू z इज इक्वल टू Z1 Z2 E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। इसको पुट करने के बाद साइन पाई माइनस थीटा बाई 2 दैट विल बी cos थीटा बाई 2 एंड दिस विल बी प्लस cos थीटा बाई 2। सो वी विल गेट 2 cos थीटा बाई 2। ये 2 कैंसिल कर लो और क्या करो, साइन थीटा बाई 2 को इस तरफ ले जाओ, cos थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा बाई 2 कट थीटा बाई 2 हो जाएगा। b को इस तरफ ले आओ, m v0 स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, तो हमारा b इज इक्वल टू हो जाएगा Z1 Z2 E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m v0 स्क्वायर कट थीटा बाई 2। तो ये बन गया इम्पैक्ट पैरामीटर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। राइट, इसको कुछ किताब में ऐसे भी लिखते हैं, ये जो हाफ m v0 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v0 स्क्वायर इज E अल्फा, तो m v0 स्क्वायर हो जाएगा 2E अल्फा। तो कुछ किताब में ऐसे भी लिखते हैं Z1 Z2 E स्क्वायर, ये
ये हो जाएगा 8, मतलब हाफ 4πε0 E अल्फ़ा, ऐसे भी लिखते हैं कुछ किताब। और कुछ किताब में Z1 की जगह, Z1 किसका एटॉमिक नंबर है? अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल इज ए डबली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 2 है, तो कुछ किताब में यहाँ पर 2 लिख देते हैं, मतलब ये 2 कैंसिल हो जाता है। तो ZE²/4πε0 E अल्फा कट θ/2 भी लिखते हैं। बाकी ये E² जरूर रहेगा, 4πε0 जरूर रहेगा, कट θ/2 जरूर रहेगा। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर। ये प्रोपोर्शनल टू कट θ/2 होता है। और ये वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करते हैं। इसको उसका अदर पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। वहाँ हम जो फाइनल रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला वहाँ हमको मिलेगा। तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।